पेपर प्रैक्टिस कर लिया सबने ये? अर्पित, यस सर, हाँ कर लिया। कितने मार्क्स बने? 30। 30। चलो, चलो, आंसर सुनने हैं इसके। एक एक चीज ढंग से एनालाइज करना। 2015 का है एडवांस का पेपर। चलो, पहला क्वेश्चन है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 मोल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये इतना पार्ट देखते ही ना कुछ दिमाग में आ जाना चाहिए उसी वक्त। कोबाल्ट थर्ड सीओ NH3 6 Cl3 कुछ ऐसे होना चाहिए। ये ऐसा आ जाना चाहिए दिमाग में, मतलब सीओ है, डॉट 6 NH3 होगा कोबाल्ट के साथ, डॉट 3 Cl होगा। ये ऐसी चीजें इमीडिएटली दिमाग में आ जानी चाहिए। बाकी आगे जाके जो होगा देखा जाएगा। मतलब ये चीज जिसने प्रैक्टिस की हुई है कि +3 वाले के साथ 6 लिगेंड्स आएंगे, +2 वाले के साथ 4 5 6 वाले लिगेंड्स आएंगे, याद है कि नहीं? ये मोनोडेंटेड, ये मैंने लिखवा रखा है पूरा टेबल। तो ये चीज दिमाग में इमीडिएटली आ जानी चाहिए। फिर भी आप क्वेश्चन देखते हैं। विच बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइड है, 0.01 मोलर सोल्यूशन है, इज इतना। ये तुम्हें दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट -0.0558। तो डेल्टा TF लगाएंगे आई के FM, मेनली आई निकालना होता है इन क्वेश्चन में। डेल्टा टी हो गया 0.0558, 0.0558, जीरो माइनस माइनस 0.0558 यानी प्लस में हो जाएगा। आई के एफ की वैल्यू 1.86 ही होनी चाहिए पानी के लिए, 1.86 है। मोलरिटी है 0.01, मोलरिटी 0.01। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है इससे? 18 3 54 होता है। थ्री हम्म। आएगी आई की वैल्यू? थ्री आएगी नहीं आई यस की वैल्यू? यस तो ये आई की वैल्यू सर। 3 आ गई। हाँ। फिर नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला है इसने। यहाँ थोड़ी गलती हो जाती है। नंबर ऑफ क्लोराइड इन द, देखो यानी इसका, इसे ये तीन आई के लिए तीन मतलब 3 आयंस दे रहा है ये 3 आयंस कब देगा? जब 2 Cl बाहर हो, मतलब इस टाइप से हो। 3 Cl थे इसके पास क्योंकि स्टेट है +3। 3 Cl थे, 2 Cl बाहर है, तो 1 Cl। NH3 कितने भी रहे हो उससे हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन NH3 5 ही आएंगे। 1 Cl अंदर रहेगा और 2 Cl बाहर। समझ आएगा नहीं? ये तभी तो 3 आयंस देगा। CO NH3 होल 5 Cl 2 +2 Cl नेगेटिव। क्या समझ आ गए? यस सर। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन था। यस। हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, हो सकता है क्वेश्चन ये। फिर नेक्स्ट है, ऑल द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन एक्स से वाई, इससे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो -193,000 है किलो जूल पर मोल में, सही ना? इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग M+ to M3+, M+ से M3+ बनाने के काम आ रही है वो। ई नॉट इसका इतना है। यूजिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M+ ऑक्सीडाइज व्हेन 1 मोल ऑफ X इज, देखो अब इससे जो एनर्जी रिलीज हुई है 1 मोल से, वो -193,000 है। उससे बोला कि कितने मोल M+ ऑक्सीडाइज होके M3+ में जाएंगे। तो अगर 1 मोल M+ M3+ में जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी है वो निकाल लेंगे। डेल्टा जी उसका क्या होगा? -NF E0। एन की वैल्यू कितनी है? M+M+3 2, -2 × F 96500 इंटू E0 सेल है 0.25 नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.25। तो ये 0.5 हो गया, इसका आधा कर देंगे, कितना आ रहा है ये? अप्रोक्सीमेटली एनर्जी कितनी आ गई यहां से? इसका हाफ करना है। 1/2 कितना आ रहा है? 248,250। 482.5। ये आ गया ना? अच्छा। ये एनर्जी आ गई, ये एनर्जी आ गई जब 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है M+ से M3+, और टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है? 193,000। ये टोटल एनर्जी है। तो N मोल्स कन्वर्ट हुए अगर, तो N इंटू 48250, यही आएगा कि नहीं? सॉल्व करने पर एनर्जी वैल्यू कितनी आई है? यस सर, 4 आ रहा है। सर 4। 4। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था ये भी। टफ नहीं है क्वेश्चन, हल्का सा मीनिंग समझेंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा ये। नेक्स्ट, फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Fe3+ इन HCN, Fe3+ इन HCN यानी FeHCN 6 3-, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। थायोसाइनेटेस एंड इन CN FeCN 6 3 नेगेटिव होगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन बोर मैग्नेटॉन्स,
सही ना। मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस निकालना है दोनों में। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आयरन पे 3 प्लस चार्ज आएगा, वीक फील्ड लिगेंड है एससीएन, एससीएन वीक फील्ड लिगेंड है, 3 प्लस चार्ज आया आर्गन 3d5, √35 आ गया। √35 यानी अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास मान सकते हैं इसे। और एफिशिएंसी Fe3+ ये भी आएगा। इसमें एक अनपेड बचेगा, 5 था, बैक पेयरिंग हो जाएगी T2G के अंदर, ये आया एक अनपेड, तो √3bm आ गया, म्यू आ गया √3bm, एक है ना अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 फॉर्म लगाएंगे, तो ये आ गया √35। दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस। तो 6 माइनस ये 1.73 यानी 2, 4 आ रहा है क्या आंसर इसका? यस सर। तो 6 - 2 4 आ यस। जाएगा इसका, सही ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 4। नियरेस्ट इंटीजर पे हमें निकालना आंसर। फिर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन N2O3, N2O3 ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, N2O3 याद रखना तुम्हें। NO प्लस NO2 को जब कूल करते हैं, NO प्लस NO2 को जब कूल करते हैं 250 केल्विन के आसपास, तो बनता है ये N2O3। तो अब इसमें तुम्हें निकालना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास ऑक्सीजन के पास 3 होंगे क्योंकि इसने एक पेयर नाइट्रोजन से इससे एक्सेप्ट किया हुआ। इसके पास 2 होंगे, इस नाइट्रोजन के पास कोई नहीं होगा क्योंकि इसने लोन पेयर ऑलरेडी दे दिया है। इस नाइट्रोजन के पास 1 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने शेयर किए हुए हैं। ऑक्सीजन के पास 2 होंगे, तो टोटल कितने आ रहे हैं? 2 1 3, 3 2 5 3 8, 8 आ रहा है ना सर? यस सर। ये अभी तक क्वेश्चन इजी है सारे। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, among the triatomic species molecules ions the total number of linear molecules निकालने हैं where the hybridization of central atom does not have contribution from the d orbital। तो डी ऑर्बिटल जब इंक्लूड होता है तो लीनियर की शायद एक ही शेप है sp3d के अंदर, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 पे, तो sp3d नहीं होनी चाहिए, sp3d वाला लीनियर नहीं होना चाहिए। BCl2 में sp है तो एक आंसर ये हो गया। N3- तो है ही लीनियर, N3- सही ना, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस माइनस बीच में प्लस, सही ना, एजाइड आयन, ये लीनियर है। N2O ये भी लीनियर है, N ट्रिपल बॉन्ड N O ये भी लीनियर, रेजोनेंस भी होती है इसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहते हैं इसको। sp एडिशन है। NO2+ तो ये CO2 ही है, N पे प्लस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये CO2 की तरह ही है, ये भी लीनियर। O3 बेंट है, SCl2 ये भी एंगुलर और भी वाटर की तरह शेप होगी इसकी भी। ICl2 नेगेटिव लीनियर है लेकिन sp3d हाइब्रिडेशन है। I3 नेगेटिव लीनियर है लेकिन sp3d हाइब्रिडेशन है। XCF2 लीनियर है लेकिन sp3d हाइब्रिडेशन है। तो ये 4 नहीं होंगे, 4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कंसिडर नहीं करनी है। द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट N = 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, while the degeneracy of the second excited state of hydrogen atom is। तो इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डीजेनरेसी है, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इसके पास 9 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और होते भी है 9। सेकंड एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन का होगा थर्ड शेल है, तो 3s 3p 3d, 3s में 1, 3p में 3, 3d में 5। वैसे डायरेक्ट निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा 9। नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इससे आ जाएगा 9, सही ना। तो अब हमें निकालना है लेकिन ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H- है ये, H- की ऑर्बिटल डीजेनरेसी निकालनी है, सही ना। H- की निकालनी है तो इसका मतलब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसके लिए N+L रूल फॉलो होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगी 1s 2s 2p, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसमें तीन ही क्या होंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 2px 2py और 2pz, तो आंसर डायरेक्ट आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ। सेवंथ क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लास में बताया हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर M इज। तुम्हें पता है यहाँ पे कार्य सेंटर है, ये कार्य सेंटर है, क्योंकि ये साइक्लिक में बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, रोटेशन लॉक हो जाएगी ना, इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी ऐसे चाहे 4 कार्य सेंटर होते हैं इसके अंदर, तो इसमें बस डायरेक्ट एक मिरर इमेज बनेगी, इसी की मिरर इमेज बनेगी और आंसर आएगा सिर्फ 2, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। जब बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा और कायरो सेंटर प्रेजेंट होंगे ब्रिज हेड पे, तो वहां पे क्या होगा, रोटेशन लॉक हो जाती है, मिरर इमेज सिर्फ
एक ही एग्जिस्ट करेगी पूरे कंपाउंड की एज ए होल, तो आंसर आएगा 2 उसका। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर नाइट्रोजन इज। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये है बीटा नेफ्थॉल, ऐसे ही अल्फा नेफ्थॉल, ऐसे ही एंथ्रासीन के अंदर तीन की रिंग और वॉच लगा दो, एक बार गामा पोजीशन पे, एक बार अल्फा पे, एक बार बीटा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आईआईटी इनको काफी बार पूछ चुका है। ये एनओ जाला तो बनेगा ये कंपाउंड नेगेटिव। बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, H प्लस को, एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकल जाएगा इसको, और ये आंसर आ गया। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बताने में, अभी ऑलरेडी बता रहा हूँ उसको। अब O माइनस है, O माइनस है, तो ये इनके अंदर जो रोटेशन होगी उसमें बनेंगे 3 स्ट्रक्चर, उसमें बनेंगे 3 स्ट्रक्चर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नेगेटिव आ गया इधर, नेगेटिव आ गया यहाँ, नेगेटिव यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड ऊपर आ गया और यहाँ पे ये। अब बेंजीन रिंग बची है, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होती है, इसके बनेंगे 2 स्ट्रक्चर, 3 और 2 5। और उसके बाद बस अब तुम्हें चेक करना है नेगेटिव कहाँ कहाँ हंसता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव यहाँ आएगा 6, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव यहाँ आएगा 7, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव यहाँ आएगा 8, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव यहाँ पे आएगा 9। 9 सेक्टर बनेंगे टोटल, 9 सेक्टर आएंगे इसके। चाहे तो सारे सिस्टर बनाओ, नहीं तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, मैंने ये करवा रखा है तुम लोगों को। जिसने किया होगा ढंग से तो उसको पता होगा, ये 9 सिस्टर बनेंगे इसके अंदर। वहां निकालोगे तो कम से कम 5-7 मिनट लग जाएंगे इसको करने में। जिसको शॉर्टकट वाले तरीके पता होंगे या जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी ढंग से, तो उसको पता होगा डायरेक्ट कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर्स। अल्फा नेफ्थॉल के 10 बनते हैं ऐसे ही, ऐसे ही एंथ्रासीन वाले के केस बनते हैं। किसके 20 सेक्टर बनते थे, किसी को याद है डायरेक्ट? 20, 14, 16 स्ट्रक्चर बनते हैं उनके, ये बना हुआ है क्लास में। चलो नेक्स्ट देखना। 9th, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट NaNO2 प्लस एक्वस HCl डाला है, NaNO2 और एक्वस HCl डाला, तो इससे तुम्हें पता है कि क्या बनता है, OH लगता है, सही ना, OH लगता है। तो पहले यहां बनेगा N2 प्लस। जिसने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में एडवांस लेवल पे, वो कर पाएगा क्वेश्चन ये। और ये बहुत इजी क्वेश्चन में काउंट होता है, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए तब। CH3 है और ये COOH, NaNO2 एक्वस HCl है, COOH। इसको CO नेगेटिव भी मान सकते हैं, NaNO2 बेसिक मीडियम को लेकर के। नहीं तो तुम COOH भी मानोगे तब भी सेम आंसर आना है। अभी N2 प्लस निकलता है बाहर, ये N2 बाहर बाहर निकलता है यहाँ से, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे, O माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये O जो ये निकला है, ये अटैक कर, अभी बताता हूँ किस तरह से अटैक करेगा ये। C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया। और यहाँ ये जब हट रहा है यहाँ से, ये जब हटेगा वेज वाली साइड से, तो जब ये अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड यानी वेज पे अटैक करेगा, ये वेज पे अटैक करेगा। और फाइनली क्या होगा यहाँ पे, अब ओ चांस अटैक करेंगे, पानी वाटर अटैक करता है ना इसमें, NH2 का OH ही तो बनता है इससे। HNO2 डालते हैं अगर तो क्या बनता है, NH2 का OH। अब यहाँ पे बस ये चेक करना था कि रिटेंशन होगा कि इन्वर्जन होगा। अब H2 अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये वो इलेक्ट्रॉन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है टॉपिक, एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP। डिटेल में अगर 8-10 एग्जांपल किए तो ये समझ आ गया होगा, ये एग्जांपल जरूर आता है, पढ़ाते जरूर है इसको। तो ये ओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे देगा तो OH आ जाएगा, और OH आएगा, ये डैश पे था, तो ये OH जो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो वेज पे ही आएगा, OH वेज पे आएगा। और OH वेज पे तुम चेक कर लो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे OH डैश पे है, यहाँ पे OH डैश पे है, यहाँ OH आ रहा है वेज पे, यहाँ पे भी OH वेज पे आ रहा है, लेकिन इसने NH2 को हटाया ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर सी होगा इसका। अगर नेबरिंग NGP पढ़ रखा डिटेल में तो पता होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर है, तो सी आंसर आ जाएगा। मैंने फिर भी हिंट दे दिया इसका। 10th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr2 प्लस एंड Mn3 प्लस। Cr2 प्लस होता है आर्गन 3d4, 3d4 आएगा, और Mn3 प्लस ये भी 4:3d5 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3d4, ये भी 3d4 है, सही ना, 3d4 दोनों है।
Cr2+ इज रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि Cr2+ बहुत आसानी से Cr3+ में कन्वर्ट होगा, T2G हाफ फिल्ड, Cr3+ ज्यादा स्टेबल है। Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग, ये भी सही है, क्योंकि Mn3+ से ज्यादा स्टेबल Mn2+ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Mn2+ आएगा, ये भी हाफ फिल्ड है, D5 कन्फिग्रेशन। तो पहली दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में बताया हुआ है। बोथ Cr2+ एंड Mn3+ एग्जिबिट D4 कन्फिग्रेशन, ये भी सही है, दोनों में D4 आएगा। When Cr2+ is used as a reducing agent, the chromium ion attain D4 configuration। D4 तो ऑलरेडी है ही इसकी ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। D3 बोलता तो आंसर सही था, D3 बोलेगा तो आंसर सही है, नहीं तो अभी ABC आंसर आएगा, ए बी और सी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, एनसीईआरटी लेवल पे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, कंडीशन कॉपर इज प्योरिफाइड बाय, 11th क्वेश्चन से, कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। सही है, ब्लिस्टर कॉपर होता है जिसके, ब्लिस्टर कॉपर यानी जिसके अंदर क्या कहते हैं, SO2 गैस का एवोल्यूशन हो रहा है ना, ब्लिस्टर कॉपर, ये इम्प्योर फॉर्म होती है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज आर, कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है हमारा एक्सट्रैक्शन चैप्टर या मेटलर्जी का, लेकिन इसके बारे में बता रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता रखा है, इससे ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर इम्प्योर को बनाएंगे एनोड, और प्योर को बनाएंगे पतली सी स्ट्रिप लेंगे कैथोड। ये ये इम्प्योर कॉपर है, ये एनोड बनता है हमेशा, और ये प्योर कॉपर, ये कैथोड। इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग कर रहे हैं प्योर कॉपर, ये टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इसका वेट कम होता जाएगा, और Cu+, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता रहेगा, ये रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो यहाँ पे इम्प्योरिटी गिरेंगे नीचे एनोड के नीचे, इसके अंदर क्या क्या होता था, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सेलेनियम, टेलुरियम, और ये काफी कॉस्टली होती हैं, इस पूरे प्रोसेस की कॉस्ट इसी से आ जाती थी, इसको कहते थे इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग। इम्प्योर कॉपर को बनाते थे एनोड, प्योर कॉपर को बनाते थे कैथोड। अब देखो क्या लिखा है इसमें, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज एज कैथोड, गलत हो गया। एसिडिफाइड एक्वस कॉपर सल्फेट यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, यही होता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, यहीं पे Cu++ आयंस भी नीचे गिरते जाएंगे यहाँ से, इम्प्योर कॉपर से। प्योर कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड, प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, सही है बिल्कुल, यहीं पे डिपॉजिट होता जाएगा प्योर कॉपर। Cu++ आयंस जो सोल्यूशन के अंदर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और प्योर कॉपर बनता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इसे गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, Cu+2 आयंस कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। और उसके बाद आ गया ये इम्प्योरिटीज सेटल एज एनोड मड, बता दिया मैंने, नीचे जो इम्प्योरिटीज गिरेंगी, दिस इज कॉल्ड एज एनोड मड और एनोड स्लज। तो बी सी डी आंसर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत बताते हैं वैसे तो, नहीं तो ये एक्सट्रैक्शन का मेटलर्जी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वहां पे इजी मानते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, फिर Fe3+ इज रिड्यूस टू Fe2+ बाय यूजिंग, Fe3+ को रिड्यूस करना है Fe2+ में, तो इसको कैसे कर सकते हैं। पहला है इम्प्योर कॉप सॉरी H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो अगर इसमें H2O2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये सही है, हो जाना चाहिए इससे, इससे Fe3+ से Fe2+ बन जाएगा, क्योंकि ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का बेसिक मीडियम में, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, Fe3+ का ये दिक्कत है कि Fe3+ ओजाइन से रिएक्ट करता है बहुत जल्दी, और बना देता है एक प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का, FeO थ्राइस रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, इसलिए बेसिक मीडियम में इसको यूज नहीं कर सकते, बेसिक मीडियम में ये दिक्कत आएगी, सही ना। तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH अगर बोला तो FeO थ्राइस बन जाएगा, तो इसलिए Fe2+ में नहीं जा पाएगा Fe3+। Na2O2 इन वाटर, Na2O2 इन वाटर, ये भी NaOH देगा और H2O2 देगा, तो ए और बी ऑप्शन सेम है, तो ए और बी ऑप्शन सेम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2O2 इन H+, कर सकता है काम, एसिडिक मीडियम है, तो Fe3+ Fe2+ बन सकता है। Na2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो Na2O2 प्लस H2SO4, ये भी देगा H2O2 प्लस Na2SO4,
तो ये भी काम कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट का, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, और दूसरे को रिड्यूस कर देगा Fe3+ को Fe2+ में। बेसिक में बस दिक्कत ये थी कि FeHO था, इसका प्रेशर बन जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, इसलिए यूज नहीं करेंगे इसको। तो सी और डी मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए इसका। ए और बी भी गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी फास्ट होती है, इसलिए दिक्कत आएगी। 13th, द परसेंटेज yield of ammonia as a function of time in the reaction, N2+3H2 gives 2NH3, डेल्टा H लेस देन 0 है, प्रेशर P1, प्रेशर टेम्परेचर दे रखा P T1, ये प्रेशर निश्चय ग्राफ बड़े हो सकते हैं थोड़े क्या, सिर्फ ग्राफ ग्राफ रिएक्शन बता दी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। देखो ये परसेंटेज यील्ड दे रखी है, टाइम दे रखा है, और टेम्परेचर T1 पे ग्राफ दे रखा है ये। N2+3H2 की एफिशिएंसी दे रखी है या इसका प्रोडक्शन दे रखा है T1 टेम्परेचर पे। T2 टेम्परेचर जो इससे बड़ा है, ये लिखा ना, एट P T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, द परसेंटेज यील्ड ऑफ एमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम्हें पता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी जो है, परसेंटेज यील्ड जो है एमोनिया की, कम हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए फाइनली। तो कम किस में हो रही है चेक करो एक बार, T2 पे, T2 पे कम कहाँ हो रही है, यहां कम हो रही है, यहां कम हो रही है T2 पे, बस दो जगह कम हो रही है ना। तो आंसर बी और सी में से है, तो आंसर क्या है, बी और सी में से है। अब थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक्स। रेट जो क्या होगा इस रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कैसे दिया जाता है ये पता अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ा तो उसको पता होगा ये, कि रेट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का KF × N2 × H2 का क्यूब, ये होता है माइनस KB × NH3 का स्क्वायर, माइनस KB × NH3 का स्क्वायर, ये रेट होता है इसका, सही ना, ये इसका रेट है। अब तो बताए यहाँ पे KF इनिशियली जो है, रेट बैकवर्ड रेट कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, बैकवर्ड क्योंकि इनिशियली तो अमोनिया बना ही नहीं ना, तो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी। तो इनिशियली टेम्परेचर, और ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने से चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, रेट बढ़ता है फॉरवर्ड रिएक्शन का भी और बैकवर्ड का भी। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा बढ़ता है देन फॉरवर्ड का, यानी केबी ज्यादा बढ़ेगा देन KF। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो केबी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में अमोनिया नहीं है, तो इसलिए KF, स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्पीड बढ़ती ही है। तो ये अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही हो, तो वो बी में है। देखो बी में बोल्ड वाला जो ग्राफ है वो ऊपर से आ रहा है ना, स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्टार्टिंग से ही कम दिखा रहा है, तो इसलिए बी ज्यादा करेक्ट आंसर है। तो इसमें स्टार्टिंग से रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, और उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसके बाद एफिशिएंसी कम हो जाएगी फाइनली। क्या समझ आया कि नहीं, ये तो इसका आंसर बी आएगा, इसका आंसर बी आएगा। थोड़ा स्टडी करोगे इन चीजों को तो पता लग जाएगा तुम्हें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलो, इफ द यूनिट सेल ऑफ, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, एडवांस में है सिर्फ चैप्टर, ये बिट्स वगैरह में भी है। इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स लिख दिया गलती से, ऑक्सीजन एटम्स विद m फ्रैक्शन ऑफ octahedral holes, m fraction of octahedral holes occupied by aluminium ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions, m and n are, m और n क्या है। तो इसमें अगर तुम चाहो तो तुम्हें पता भी हो सकता है इससे डायरेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो उससे भी डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, नहीं तो फिर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर तो ऑक्सीजन मान लिया मैंने O2-, ये होंगे 4 होंगे अगर एक यूनिट सेल है, नहीं तो 4 के मल्टीपल में होंगे 4x, तो ऑक्टल वर्ड्स होंगे 4x, और टेट्रल वर्ड्स होंगे 8x, डबल होते हैं। टेट्रल वर्ड्स ऑक्टल वर्ड्स के डबल होते हैं, या जितने मेन स्फीयर्स हैं उसके डबल होते हैं। तो अब इसने बोला ऑक्सीजन तो x है 4x, ऑक्सीजन 4x है, और ऑक्टेटल वर्ड्स जो है, जो एल्यूमिनियम आयनों को वे कर रहा है, वो है 4x, ऑक्टेटल वर्ड्स को 4x टोटल थे, और इसका m फ्रैक्शन, एक मिनट कौन ऑपरेट कर रहा है, विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट वर्ड्स, तो m × 4x आ जाएगा,
4mx लिख रहा हूं मैं, 4mx है एल्यूमिनियम, और मैग्नीशियम जो है वो n फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्रालोइड्स का, टेट्रालोइड्स 8x है, तो ये आ जाएगा इसका n फ्रैक्शन 8nx, 8nx। तो x तो सब कैंसिल हो गया, तो Al आ गया 4m, Mg आ गया 8n, और O आ गया 4, O4 आ गया। तो यहाँ पे अब चाहें तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे। टोटल नेगेटिव चार्ज है, ओ पे चार्ज होता है -2 का, और ये 4 है, तो यानी -8 का चार्ज है, तो प्लस भी चार्ज भी +8 का होगा, यानी 4m +8n इज इक्वल टू होना चाहिए 8। ये 8 होना चाहिए। तो अभी 8 कैसे बन सकता है बताओ, हिट एंड से बताओ उसमें कैसे बनेगा अभी। बन रहा है क्या 8? एक बार चेक करना कुछ हो रहा है कि नहीं, इसमें गलती तो नहीं हुई कहीं पे। एम की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8 बन जाए। देखो एम की वैल्यू यहाँ पे ए ऑप्शन पुट करके देखो, 4 × ½ +8 × 1/8 नहीं आ रहा ना इसमें, तो कुछ गलती की है क्या। 3 आ रहा है, एक में कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। ये था हमारा 4mn, अच्छा 4mnx था, ये 8 था, 8nx। तो वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेरे को पता लग रहा है स्पाइनल स्ट्रक्चर है MgAl2O4, डायरेक्ट फ्रैक्शन इससे भी निकल सकती है, लेकिन यहाँ गलती क्या हो रही है, Al4m Mg8n और O4, यही आ रहा ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 4x अगर ऑक्साइड आयंस है। चार्ज लेंगे ना एल का मल्टीप्लाई में। अच्छा, हाँ ये क्या, इसको हटा ही दो ना सीधा, हाँ सही बात है, ये हटा देते हैं एक बार, एक मिनट, ये 4 कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 4 तो कैंसिल हो रहे हैं ना। ये m हो गया, ये 2n हो गया है ना, Al m हो गया, Al m Mg2n, Al m Mg2n और O, यही आएगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3m +4n इज यस इक्वल टू सर। 2, अभी सही है, 3m +4n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये पुट करो, इससे जरा आ रहा है क्या, आ रहा है सर। m की वैल्यू पुट करो, पहले ऑप्शन पुट कर दो, m की वैल्यू हाफ पुट करो, 3/2, n की वैल्यू 3/2 +4n, n की वैल्यू 1/8 पुट करो, तो 4/8, 3/2 +4/8, 3/2 प्लस हाफ आ गया ना 2, ये सही ना, तो आंसर माना जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, अगर कोई अगर जिसे बहुत ढंग से पढ़ा हो ना सॉलिड स्टेट, तो उसको पता लग जाएगा कि स्पाइनल स्ट्रक्चर है, उससे भी आंसर कर जाएगा। ये कर लेना, ये पूछा हुआ आईआईटी में क्वेश्चन, ठीक है, कई बार क्लिक नहीं करता है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना जरूर, और जैसे चार्ज, चार्ज का ध्यान रखना, चार्ज लगाना पड़ेगा ना ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, हाइड्रोजनेशन यानी H2Na डालने पर। तो इसमें अगर मैं H2Na डालता हूँ, इसमें H2Na डालोगे, तो यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, सिंगल बॉन्ड है, तो ये काला सेंटर रहेगा, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें H2Na डालोगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म, तो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आंसर है। इसमें डालोगे अगर H2Ni, इसमें H2Na डालोगे तो ये खत्म बॉन्ड, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, CH3 बन गया, और कार्बन ये रहा CH3, ये काले सेंटर आ रहा है ना इसमें, काले सेंटर इसमें आ गया, आ रहा है ना इसमें काले सेंटर, लास्ट वाले यस में, सर। लास्ट वाले में नहीं यस। आएगा, लास्ट वाले में भी नहीं आएगा, लास्ट वाले में नहीं आएगा, क्योंकि ये इथाइल इधर आ जाएगा, इथाइल इधर आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा BOD आंसर, एक बार चेक कर लेना इसको, यस सर, सही है। BOD आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे
एल्डोल लगा रखी है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH है इधर, फिर H प्लस के साथ हीट भी कर रखा है, फिर H प्लस के साथ हीट कर रखा है। तो इसमें अगर तुम चाहो, तुम्हें ध्यान होगा मैंने रेट्रो एल्डोल कर रखी है, पूरा करने की कोशिश करो भी मत इसको। वैसे मेरे को पता है ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, और ये वाला यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तभी 6 की रिंग बन रही है। ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 की रिंग बनेगी साथ में, ऐसे 6 की रिंग बनेगी और CH3 लगा होगा। तो 6 की रिंग बन रही है और CH3 लगा हुआ है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं उससे, तो एक इधर 6 की रिंग बन रही है, एक इधर 6 की रिंग बन रही है, दो जगह बन रही है। इन दोनों में से एक आंसर है, इन दोनों में से एक आंसर है। अब इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, ये डबल बॉन्ड O के साथ इस डबल बॉन्ड की कोई कंजुगेशन नहीं, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें कंसेप्ट से निकालना है रेट्रो एल्डोल करके, अगर हीट करके आंसर दे रखा है ये, तो तुम डायरेक्ट क्या करना है, ये बॉन्ड का क्लीवेज, 2H यहाँ पे, 2OH यहाँ पे, याद आया कि नहीं? आंसर आ गया डायरेक्ट, ये समझ आया कि नहीं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसे प्रैक्टिस करके एल्डोल की उल्टा और सीधा दोनों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वो आसानी से निकाल लेगा। रेट्रो एल्डोल लगी है यहाँ पे। 17 क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, मेजर प्रोडक्ट। अब ये KCP TCP की प्रैक्टिस होनी चाहिए ढंग से, सही ना? जिसने पढ़ रखा है बहुत ढंग से KCP TCP कैसे अप्लाई होता है मार्कोनिकोव रूल में, एंटी मार्कोनिकोव रूल में, तो उसको पता होगा। पहले हम बनाते हैं स्टेबल कार्बोटाइन, फिर 1,4 प्रोडक्ट का स्टेबल बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर आ जाएगा H, इधर H आ गया, प्लस इधर आया, प्लस शिफ्ट करेगा यहाँ पे, प्लस शिफ्ट करेगा यहाँ पे, TCP बनेगा, और Br आएगा इधर, Br इधर आएगा। डिटेल में पढ़ रखा है अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो पता होगा आंसर, और आंसर आएगा D। 18th, द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इज दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ L माइनस, यानी इसकी जस्ट मिरर इमेज चाहिए, तो इसकी मिरर इमेज देख दो यहाँ पे, देखोगे तो ये आंसर आ रहा है। ये भी इजी था क्वेश्चन। 18th, 19th, 20th, दो क्वेश्चन रह गए। निशा देखना